पैसा तो है पर भरोसे की दिक्कत है, कह तो दिया मैंने 2 लाइनें लिख कर, पर जब कोई गुजरे बुरे हाल से तो उससे पूछे कैसे भाई बचती है इज्जत, ये दुनिया लूट। तो अब आता है साइंटिफिक टेक्निक्स में, तो उसमें बोलता है पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो देखो फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर हमारे कहते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय, मतलब आप अपने ऊपर लेके चलो कि हाँ अगर आपकी मैथ और अकाउंट और इको काफ़ी अच्छी है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आप उतने ही अच्छे होंगे इंग्लिश में और बिजनेस में। तो टेलर का कहना है कि कोई भी मैनेजर हर फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता, एक या एक से ज़्यादा जो मैनेजर है, इसीलिए हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देखें। हम लोग अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में जो हमारा मेन होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हर जगह मतलब नहीं देख सकते। अब वो मतलब हमारा एग्ज़ाम डिपार्टमेंट हो गया उसमें देखे, फिर जो डिसिप्लिन वाले कम्युनिटी है वो उन लोग को देखे, और जो प्रोग्राम को मतलब देखते हैं कि हाँ प्रोग्राम अगर होने वाला है स्कूल में उस कम्युनिटी को भी देखे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना देते हैं, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक ही हो गया हेड, डिसिप्लिन की जो कम्युनिटी है उसका हेड ये हो गया, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का हमारा जो है वो हेड ये हो गया। तो अब क्या होता है, जब कोई भी प्रोग्राम, अब हम स्कूल के एग्जांपल ले रहे हैं, जब कोई भी प्रोग्राम होता है, मानो स्पोर्ट्स डे है, तो जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो बोलते हैं कि हम दिसंबर में कराएंगे। लेकिन वहीं पे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट बोल सकता है कि अगर हम लोग उस टाइम कराते तो उस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम भी रहते, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पहले करा दे, मतलब दिसंबर शुरुआत दिसंबर में करवा दे। तो देखा जा सकता है कि मतलब अलग अलग जो मैनेजर है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का देखते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो लोग आपस में, इसीलिए मीटिंग रखी जाती है, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे टेलर साहब बोलते हैं कि दो जो मतलब देखो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हमेशा टेलर, जो 2 कम्युनिटी होनी चाहिए, एक प्लानिंग कम्युनिटी और एक दूसरी होनी चाहिए कौन सी, एग्जीक्यूटिव। प्लानिंग में आते हैं हमारे कौन से, पहला आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क हमारे वो टीचर हो गए जो पूरे प्रोग्राम की एक रूट बना देंगे कि हाँ पहले चीफ गेस्ट आएंगे और इनका वेलकम होगा, ये स्पीच देंगे, ये गाना गाएंगे, ये नाचेंगे, ये सब। दूसरा हमारे आते हैं इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ये वो टीचर है जो उस प्रोग्राम में कैसे कैसे बच्चे जाएंगे, उनको इंस्ट्रक्ट देते हैं कि हाँ इस परफॉर्मेंस के बाद में आपकी परफॉर्मेंस है तो आप रेडी रहिए। उसके बाद में आते हैं हमारे टाइम क्लर्क। अब देखो ये टाइम क्लर्क वाले वो होते हैं कि जब आपकी जो परफॉर्मेंस है 1 मिनट भी ज़्यादा हो गई और जब आप स्टेज से पीछे आते वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे कि तुम 1 मिनट ज़्यादा कैसे ले लिए। तो मतलब इनका पूरा ये रहता है कि हाँ जो भी प्रोडक्शन है, अब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, याद रखना जो प्रोडक्शन है वो टाइम टू टाइम हो, ठीक है, हर चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और टाइम एंड कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी अगर जल्दी कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा दो, उसी कॉस्ट में जितना टाइम है उसी के साथ आप कीजिए, जितना प्लान है, ठीक है। फिर आता है डी, जो कि होते हैं डिसिप्लिनरी। अब हमारे स्कूल में जैसे होते हैं डिसिप्लिनरी कम्युनिटी होती है जो डिसिप्लिन का देखते हैं पूरे स्कूल में, मतलब वो ऐसे टीचर होते हैं कि अगर कोई बच्चा हंसते खेलते जा रहा है अपना पीरियड बंक मार के, तो उसकी खुशी नहीं देखी जाती। देखिए हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप ऐसे मत समझिएगा, कोई भी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का कोई देख रहा हो तो सर मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ, मैं बाकियों को समझा रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो मतलब पूरे स्कूल की डिसिप्लिन लेके चलते हैं अपने सरों पे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव वाले। प्लानिंग के हम लोगों ने समझ ली, पहला है रूट क्लर्क जो कि पूरा इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। फिर आते दूसरा इंस्ट्रक्शन, जो हमारे परफॉर्मेंस करेंगे उस पर स्टेज पे, उनको या तो फैक्ट्री पे भी जो भी काम होगा वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हाँ इसके बाद तुम्हें ये करना, इसके बाद ये करना। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये आपका टाइम देखेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं आप कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ये वो भी देखेंगे। उसके बाद में है हमारा डी, डिसिप्लिन, वो तो हम लोग आ रहे हैं अंदर
फिर आता है एग्जीक्यूटिव वाले। एग्जीक्यूटिव, अब देखो यार प्लानिंग तो हो गई, प्लानिंग हो गई कि हाँ इतनी देर ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा, इतनी इतनी देर का होगा, इतनी कॉस्ट होगी और डिसिप्लिन रहेगा पूरा। अब बात आती है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, ठीक है। तो हमारे स्कूल में काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं और हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त भी होते हैं कि उनसे बस एक फ़ोन करना रहता है। वो इतने बंदे जुगाड़ू होते हैं कि आप एक फ़ोन करो, वो आपके कोई भी चीज़ हो वो अवेलेबल करा देते हैं। वो हमारे होते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस एक गैंग का बॉस होता है, समझना। वो बॉस जो होता है गैंग, अब मान के चलो कि आपका एक माफिया ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें जो आपका गैंग बॉस होगा उसकी मतलब उसका ये रहेगा कि आपको सारे वेपन्स प्रोवाइड करने हैं और जितना भी आपको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सब वो देखेगा, ठीक है। फिर आता है स्पीड। अब स्पीड वाला बंदा ये देखता है कि हाँ अगर आपने किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आप कितनी जल्दी जाके उसको मार रहे हो, ठीक है। 2 दिन का टाइम है आपको, आपके पास 2 दिन का टाइम है और जल्दी से जल्दी आपको जाकर उसको मारना है। फिर आता है आर, ठीक है। तो जो आर होता है हमारा, वो होता है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस क्या होता है, उसका काम ये रहता है कि आपके कोई भी वेपन्स है या तो कुछ भी है उसको रिपेयर कराना है। मतलब कोई भी वेपन खराब हो रहा है आपका तो वो रिपेयर कराएगा, रिपेयर बॉस। फिर आता है हमारा आई। जो आई होता है हमारा वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम ये होता है, जो इंस्पेक्टर होता है वो देखता है कि हाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी को मारने का, आपने वो किया भी है कि नहीं किया। तो यार देखो एक बार रिवाइज कर देते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप को। तो पहले हम लोगों ने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप, हमारे टेलर भाई साहब ये कहते हैं कि कोई भी काम हो उसको जो मैनेजर्स है उसको डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकता। तो जो हमारे फैक्ट्री की बात करते हैं टेलर भाई साहब, वो उन्होंने कहा 2 हिस्सों में बांट दो, एक कर दो प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक कर दो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। उसमें बोला गया कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आप रखो 4 क्लर्क। पहला आपका रूट क्लर्क, दूसरा आपका इंस्ट्रक्शन क्लर्क, और टी से हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डी से हमारा डिसिप्लिनरी। फिर उन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो रहेगा वहां पे भी कुछ लोग को रखो, जिसमें पहला आएगा जी गैंग बॉस। वो उसका काम ये रहेगा कि सारा रॉ मटेरियल, सारी मशीनरी सब अरेंज करके वो देगा, ठीक है। फिर है एस स्पीड बॉस। उसका काम ये रहेगा कि कोई भी वर्कर है वो अपनी स्पीड से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा आता है फिर आर है हमारा रिपेयर बॉस। उसका काम ये रहेगा कोई भी मशीनरी खराब हो रखी है तो उसको सही कराए, ठीक है। फिर आता है हमारा आई जो होता है हमारा इंस्पेक्टर, कि आपने इतना प्रोडक्शन किया उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। दूसरी टेक्निक टेलर भाई साहब ने बताई स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो दूसरी साइंटिफिक टेक्निक आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन। तो देखो पहले स्टैंडर्ड को समझो, स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखो टेलर हमारे कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन किसी एक मैनेजर को एक प्रोडक्ट का आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है। मतलब अगर आप चिप्स का बिजनेस कर रहे हो और या तो मान के चलो कि आपका बिजनेस है कॉटन का, मतलब आप शर्ट्स बनाते हो, तो आपका कपड़े का बिजनेस है, तो आप एक क्वालिटी लेके चलो कि हाँ हमें ऐसी क्वालिटी देनी है अपने कस्टमर को। उस क्वालिटी को देने के लिए जो आपने सेट किया एक एग्जांपल कि हाँ इस तरीके का कपड़ा होना चाहिए, और उसी के साथ में आप एक कॉस्ट और टाइम भी सेट करो, मतलब इतने टाइम में आपको ऐसी क्वालिटी और इस कॉस्ट पे ही मिलनी चाहिए। तो टेलर कहते हैं हमारे एक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैंडर्ड है सेट करो कि इस तरीके का आप प्रोडक्ट देते हो, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला सिंप्लीफिकेशन। तो देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब जितना हो सके सिंपल रखो। अगर मानो अब आपकी फैक्ट्री 200 तरीके के कपड़े प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसको अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो कि हाँ यार मतलब आपकी पूरी मास्टरी है सब कपड़ों में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कम कर दो, मानो अगर अब आप 200 की जगह 100 में दे रहे हो, 100 तरीके के कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन उनमें आपका मास्टरी है, मतलब आपकी उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उस पे जाओ। उससे क्या होगा? उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो वर्कलोड कम होगा। अब आपको 200 तरीके के कपड़े नहीं बनाने, अब आपको 100 बनाने, लेकिन
वो 100 ऐसे होने चाहिए कि 1000 लोग आपको आके खरीदे। वो समझ लो, मतलब कम बनाओ लेकिन ऐसा अच्छा बनाओ। स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि हमें इस क्वालिटी का बनाना है। सिंप्लीफिकेशन ने हमें बताया कि अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो थोड़ा उसको कम कर दो लेकिन अच्छा बनाओ, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी हमें बताती है कि कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसकी एबिलिटी को कैसे, जो उसके वर्क वो जो बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी है काम करने की, उसको कैसे इंक्रीज कर सके। तो उन्होंने अलग अलग स्टडी दी। तो पहली उन्होंने दी फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब समझो, फैटिग मतलब हम लोग कितनी देर में थक जाते हैं। तो फैटिग स्टडी में उन्होंने कहा कि आप ए और बी है वर्कर, ठीक है, तो दोनों से एक बार काम कराओ। एक शिफ्ट में उन्होंने काम किया 2 घंटे, अब वो 2 घंटे में वो थक गए, ठीक है, तो उनको आपने एक ब्रेक दे दिया, एक इंटरवल दे दिया, तो उन्होंने रेस्ट किया। अब दूसरी शिफ्ट में काम कराओ, मतलब 20 मिनट का आपने रेस्ट दिया, दूसरे में कराओ। अगर अब समझना, अगर ए ने 20 मिनट के अंदर अपनी वापस जो उसने एनर्जी फर्स्ट शिफ्ट में लगाई थी पूरी रिकवर कर ली उस 20 मिनट में, तब तो बहुत अच्छी बात है। मगर वहीं बी को, मतलब बी जो है अभी भी 20 मिनट के ब्रेक में भी थका हुआ है, तो सेकेंड शिफ्ट में उसने अपना 100% नहीं दिया। किसने? बी ने। ए को वापस काम कराया गया और बी को वापस काम कराया गया, लेकिन ए की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, समझ लो, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा थी और इसने अब इस बार 20 मिनट का ब्रेक लिया था, तो उसने 2.5 घंटे काम किया और वहीं बी जो था वो 1 घंटे के अंदर ही थक गया। तब यहाँ पे देखो, ए ने जो हमारा मतलब फैटिग मतलब यही कि कोई कितना ज़्यादा ब्रेक लेता है और कितना लंबा ब्रेक लेता है और कितनी बार ब्रेक लेता है। तो ए ने यहाँ पे एक बार ब्रेक लिया, कितनी देर का लिया? 20 मिनट का, और लिया कितनी बार? एक बार लिया। वहीं बी जो है हमारा, उसने भी 20 मिनट का लिया, लेकिन अब वो एक बार उसने लिया, अब दूसरी बार भी उसको ब्रेक लेना है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे के काम के अंदर ही वो थक गया। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बताओ कौन अच्छा रहेगा वर्कर? बहुत सा ए है होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा फैटिग स्टडी में टेलर बोलते हैं कि आप एक वो वर्कर्स के ऊपर स्टडी करो कि वो कितना इंटरवल ले रहे हैं, मतलब कितनी बार ब्रेक ले रहे हैं, कितनी देर का ब्रेक ले रहे हैं और कितनी बार ब्रेक ले रहे हैं। फिर दूसरी स्टडी उन्होंने दी मेथड स्टडी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, समझना, ऑर्गेनाइजेशन में मेथड बहुत सारे होते हैं प्रोडक्शन के, लेकिन हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था टेलर का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हम लोग कोई भी मेथड ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे उठा के इम्प्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सारे मेथड लगाओ, मतलब अगर 10 मेथड है तो 10 मेथड लगाओ और देखो कि कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रही है अपने वर्कर्स से। तो मेथड स्टडी हमें यही बताती है कि हम प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैनेजर के ऊपर है कि वो कौन सा एक ऐसा मेथड चुनता है जिसमें उसको एफिशिएंसी ज़्यादा हो। दूसरी स्टडी उन्होंने दी टाइम स्टडी। तो यार देखो, टाइम स्टडी हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टाइम स्टडी तो देखो उसमें क्या होता है, मैनेजर जो होता है हमारा, जो मैनेजर होता है वो वर्कर के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देता है कि आपको इतनी देर में ये करना है, और टाइम स्टडी के ही अंदर आता है कि उसको कितने एम्प्लॉय चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए उस काम को करने के लिए और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर हमारा चौथा आ जाता है जो कि है मोशन स्टडी। तो देखो, मोशन स्टडी हमें बताता है कि आप अपने जो वर्कर है उनके आप मोशंस को स्टडी करो, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं। जब आपने स्टडी कर लिया तो अब उसमें देखो कि उसमें कौन कौन से ऐसे मोशन है जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि अनप्रोडक्टिव मोशंस है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मानो एक वर्कर है, ठीक है, और उसका जो टूल बॉक्स है वो उसके सीट के नीचे है। अब जब उसको काम करना होता है, उसको कोई भी टूल चाहिए रहता है, वो बार बार झुकता है और उठाता है। तो टेलर ने कहा कि वो जो टूल बॉक्स है उसको आप थोड़ा ऊपर रख दो। अब क्या है, अब उसको उठाना नहीं पड़ेगा बार बार झुक के, वो ऐसे मतलब तुरंत उठाएगा और कर लेगा।
अब इसमें क्या, इसका एक मोशन हटा, कौन सा, बेंडिंग का, मतलब बार बार अब उसको एक तरीके से स्क्वाट्स नहीं मारने रहेंगे, उठक बैठक नहीं करनी होगी, लेकिन अब वो थकेगा कम और काम ज़्यादा करेगा। तो जो हमारे मोशन स्टडी हमें बताती कि आप अपने वर्कर का मोशन समझो कि वो कैसे काम कर रहा है, फिर उनमें से स्टडी करो कि कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा अनप्रोडक्टिव है। जो प्रोडक्टिव है उनको तो रखो और नॉन अनप्रोडक्टिव को कोई सोल्यूशन ढूंढो कि इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगली टेक्निक, फोर्थ टेक्निक उन्होंने बताई, डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम। तो देखो, मानो आप और आपका दोस्त साथ, तो आप और आपका दोस्त है, ठीक है। अब दोनों ने एक जॉब के लिए अच्छी खासी तैयारी की। आपका दोस्त नेटफ्लिक्स पे लगा रहता था, आप लेकिन दिन रात पढ़ते रहते थे और जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी की। क्या होता है, आप दोनों लोग ही सेलेक्ट हो जाते हो। अब आपका बिहेवियर कर, और दोनों को ही सेम सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो कई महीने में क्या होता है, अब पूरा दिल दिमाग लगा के उसमें काम करते हो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो केवल आता है और थोड़ा बहुत काम करता है और चला जाता है। एक महीने बाद में मैनेजर ने देखा कि यार ये जो बंदा है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको प्रमोट करो। आपको प्रमोशन मिल गया, आपकी सैलरी बढ़ गई। अब आपकी दोस्ती तो है उससे, ये नहीं कि आप मतलब दोस्त पैसा आ गया तो दोस्ती चली गई। अब आपका दोस्त देखा कि यार मेरा दोस्त हमसे आगे निकल रहा है, अब आप लोग का एक कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन ये फ्रेंडली कंपटीशन है। अब आपका दोस्त क्या सोचेगा कि हाँ, अब हम आज से हमें भी मेहनत करनी है कि अपने दोस्त के तक पहुंच सके, तो अब वो भी मेहनत करेगा। अब यहाँ पे मैनेजर ने क्या किया, डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम का यूज़ किया। उसने देखा कि हाँ यार ये एम्प्लॉय ज़्यादा काम करे तो इसको सैलरी ज़्यादा दो, ठीक है। आपको सैलरी ज़्यादा मिली तो आपका दोस्त मोटिवेट हुआ कि हाँ यार ये इसको सैलरी इसलिए ज़्यादा मिली, ये हमसे ज़्यादा काम करता है, तो अब वो भी ज़्यादा काम करेगा। ओवरऑल प्रॉफिट किसका है, सबका प्रॉफिट है, आपके दोस्त का भी प्रॉफिट है और ऑर्गेनाइजेशन का तो प्रॉफिट है ही। फिर फिफ्थ स्टडी जो हमारे टेलर देते टेक्निक, वो आती है मेंटल रेवोल्यूशन। तो देखो, मेंटल रेवोल्यूशन बहुत जल्दी समझते हैं, आसान सा टॉपिक है। तो मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो हमें बताता है कि दो ग्रुप्स होते हैं, जो हम लोगों ने हार्मनी में पढ़ा। तो उन दोनों के जो वर्कर सोचता है कि यार हमको सैलरी कम मिल रही है और काम ज़्यादा करा रहे, मैनेजर सोचता है कि यार ये सैलरी इतनी ले रहा है और काम नहीं कर रहा। सैलरी नहीं, वेजेस, याद रखना, वर्कर को हमेशा वेजेस से वो लिया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और सैलरी से एम्प्लॉय को। तो वेजेस उसको कम ज़्यादा ले रहा है और काम कम कर रहा है। तो इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए टेलर ने बोला कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। मतलब रेवोल्यूशन को मतलब क्रांति, दोनों के माइंडसेट को चेंज करना होगा। वर्कर सोचे कि हाँ यार मैनेजर हमारा अच्छा है, मतलब अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं इसलिए वो सैलरी कम दे रहा है, लेकिन हाँ वो सैलरी बार बार आ रही है, वेजेस कम दे रहा है, लेकिन बाद में वो बढ़ा देगा। और उसके बदले मैनेजर को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ इनके वजह से हम यहाँ पे हैं, तो हमको भी इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और वेजेस इनको अच्छी देनी चाहिए। तो अब यार आज के लिए इतना बहुत है, कल हम लोग मिलते हैं वापस फ्यूल। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों पर रसते नहीं, समझदारों में से